मैं निगेटिविटी को अपने आसपास में नहीं आने देता। जब आती है तो तत्काल निकाल देता हूं, एकदम दूर कर देता हूं अपने आप से, क्योंकि एक बहुत बड़ा रास्ता चुना हम लोगों ने, एक लक्ष्य बनाया जो बहुत दूर है। अगर हम छोटी छोटी निगेटिविटी में फंस जाएंगे तो कभी अपने रास्ते को पूरा नहीं कर सकते हैं। जो भी अवसर मिले उसको चूको मत, उस अवसर का फायदा लो। चाहे छोटा मंच हो, बड़ा मंच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से सीखने को मिले सीख लो, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे सीखने को मिले सीख लो। देखो, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है? जंग में कागजी अपराध से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं। तादाद से क्या होता है? ये युद्ध का मैदान है, जंग का। भेड़ बकरी नहीं जी सकती हैं, और भेड़ बकरी के भरोसे लड़ भी नहीं सकते। योद्धा तैयार करने पड़ेंगे। बहुजन समाज के लोगों में काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, झंझोड़ झंझोड़ के उनको उनका हमारा इतिहास बताना पड़ेगा। ये करो और मरो की स्थिति है। इस बार चूके तो अगली बार मौका नहीं मिलेगा। गुलामी बहुत तेजी से आ रही है, बहुत तेजी से, और ये लास्ट बैटल है, आखिरी लड़ाई, तीसरी आजादी की, और ये हमें जीतनी है, लड़नी नहीं है। क्या करना है? जीतनी है। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा होगा हमारे लिए होगा। 21वीं सदी हमारी, उनको हमारे ऊपर भरोसा था कि जब मेरे आने वाली पीढ़ियां मेरा इतिहास पढ़ेंगी, मेरे संघर्ष को पढ़ेगी, तो लड़ेंगी, मेरी बात पे खड़ी हो जाएंगी। आप उनमें से एक हो, आप लाखों में से एक हो जो इस मूवमेंट को चला रहे हो। मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर। चोमू के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मानित मंच, आज यहां प्रतिभाओं का सम्मान, गौरव का पल है। यहां उपस्थित हमारे सीनियर लीडर, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सारंग साहब, हमारे आरडी मीना जी, जो प्रकृति भक्त वैज्ञानिक, जिन्होंने 3 वर्षों तक राजस्थान में पीने के पानी की समस्या से मुक्त और 5 वर्षों में 100% जल सेचन की व्यवस्था की बात बताई। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे मंच पे यहां उपस्थित। मैं धन्यवाद करता हूं वरिष्ठ इतिहासकार, क्योंकि यहां व्यवस्था जो है वो निगल जाती है प्रतिभाओं को, लेकिन हमारे बीच मौजूद भाई मनोज दुवन जी मेरे क्लासमेट भी हैं, और इस संघर्ष में मेरी ताकत भी है। मैं मनोज भाई का भी इस मंच पे धन्यवाद करता हूं। और जो गाजियाबाद से 2 अजीम शख्सियत हमारे साथ आई आज, उनका मैं क्या बखान करूं। मैं दोनों सीनियर साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपकी कही एक एक बात मैं 1-2 भी नहीं कर पा रहा हूं आपको, मैं 2 को 1 के रूप में मानते हुए स्वीकार करता हूं कि आपने वो लिखा जो इस देश का वास्तविक सत्य है। मैं दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि संघर्ष बहुत आयाम की तरफ चल रहा है, मंजिल की तरफ बढ़ना है। फिर भी मैं आज, जबकि मैं शेरो शायरी से बहुत दूर रहता हूं, सुनने से भी और सुनाने से भी, लेकिन फिर भी मुझे आज दिली खुशी हुई कि हमें सुनना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी ये कहते थे कि आदमी मार के जख्म भूल जाता, लेकिन बात के जख्म नहीं भूलता। बात ऐसे धारदार हथियार से ज्यादा खतरनाक तरीके से चुभती है, जिसके बाद आदमी अपने आप में अगर तय कर ले, संकल्प ले, तो पता नहीं क्या कर दे। मुझे एक बात चुभी हुई है, और उस चुभी हुई बात की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। ये व्यवस्था बड़ी कड़वी है।
मैंने अपने पिता को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है। और जब मैंने उनको एम्स में, मेरे पिताजी जो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, मेरी नजर में मेरे हीरो, जब मैंने उनको जमीन पे, मैं उनको वो स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं करा पाया, उनको अच्छा इलाज नहीं करवा पाया, तो मुझे एहसास हुआ कि यहां कितनी बड़ी खाई, गरीबी, अमीरी, जातिवाद, तमाम तरह की परेशानियां। और उस दिन मैंने अपने मन से तय किया था कि जब अगर मौका आया और अपनी मेहनत से अवसर बना, तो किसी गरीब को इस अन्याय का सामना नहीं करने दूंगा। किसी बेटे को रोने चिल्लाने नहीं दूंगा कि उसको वो अपने पिताजी को नहीं बचा पाया। कोई भाई तकलीफ में नहीं होगा, अपने भाई को नहीं बचा पाया। ऐसे समय में अपनी माँ को, अपनी बहन को कोई नहीं खोएगा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कोई नहीं खोएगा। आज तो हजारों लोग अच्छा इलाज ना मिलने के कारण मर जाते हैं। और जब मेरे पिताजी को ने 11 जनवरी 2013, इसी महीने, कठिन महीना होता है, कठिन दिन होते मेरे लिए, मैंने अपना हीरो खोया इस महीने में। तो मैंने 12 जनवरी को तय किया 2013 में कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तब मैं जा रहा था पढ़ने के लिए अमेरिका, और मेरे पिताजी ने मुझसे बात कहा कि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, तुम भी वहां जाके पैसे वाले हो जाओगे, सुख सुविधा हासिल कर लोगे, लेकिन यहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। आज तक भी उनको इंसान नहीं समझा गया, आज तक भी उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती है, अधिकारों से वो लोग वंचित है, बेबसी लाचारी में जी रहे कि कोई मसीहा आएगा उनकी जिंदगी बदलने के लिए। वो खड़ा होना चाहते हैं, उनको कोई, उनके सामने होने वाला कोई नहीं जो उनका सहारा बन जाए। तो सब लोग अपने अपने लिए जी रहे हैं, पता नहीं कभी कोई आएगा क्या। तो मैंने अपने पिता से वादा किया कि पता नहीं मसीहा तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपका खून होने के नाते आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आज के बाद अपने जीवन का पूरा समय इस आंदोलन में लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का दर्द, उनकी तकलीफ, उनके 4 बच्चों की कुर्बानी, सर छोटू राम की कुर्बानी, और अपने संतों गुरुओं महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी, उनका पूरा परिवार, उनके 4 साहबजादे, मां गुजरी, वो तमाम रहबरे आजम जिन्होंने दुनिया में कमजोरों, गरीबों, मजलूमों के लिए कुछ किया, उन सब के दर्द को अपना दर्द बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, देखो लोग ये कहते हैं मनोज भाई कि नौजवान नौसिखिया होते हैं। 23 साल के थे भगत सिंह जब उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और हंसते हुए। और उससे पहले उन्होंने जेलें काटी, अपने लिए लड़े, तमाम तरह के जो बुनियादी जवाब देने थे वो दिए, भूख हड़ताल की, तमाम तरह के अन्याय सहे, लेकिन वो इतने लोगों की आवाज बने। आज उनके जाने के बाद हम लोग याद कर रहे हैं उनको, उनके कर्म की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके बलिदान की वजह से। मैं गौरवान्वित हूं चूमों की इस धरती पे कि यहां एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मैं आपके बीच में भी एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। देखो, भविष्य किसी ने नहीं देखा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसके हिस्से में उतनी सफलता आएगी। हो सकता है आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस मंच पे हो या वहां हो सकता है कल इस प्रदेश का मुखिया हो, इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो। मेरी बात को आज याद रखना आप लोग। हो सकता है वो इस देश में केंद्रीय मंत्री बने, हो सकता है वो इस प्रदेश का राज्यपाल बने, हो सकता है वो और किसी बड़े पद पे, ओहदे पे बैठा हो। कोई तय नहीं कर सकता कि यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हो सकता है यहां बैठा हुआ व्यक्ति या खड़ा व्यक्ति इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी बने। कोई तय नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा, जो वोट तैयार करेगा, लोगों को तैयार करके उनके हक की लड़ाई लड़के आगे बढ़ेगा। आज जो यहां बैठा अपने आप को कमजोर ना समझे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम ये सोचते हम नहीं कर सकते हैं। भाई, देश को लोकतंत्र किसने दिया? हमारे रहबरों ने, वरना यहां तो राजशाही थी। राजशाही में राजा जो कह दे वो सत्य है।
राजा जो दिन को अगर रात कह दो तो रात, लेकिन फिर इस देश में लोकशाही आई। आज मतदाता दिवस, कल गणतंत्र दिवस है, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा कल। ये गणतंत्र दिवस किसके लिए आया, आज तक भी हम लोग नहीं समझे। इस गणतंत्र का मतलब क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, आज तक हम इसको नहीं समझे। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, जो नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी जितनी मेरे ऊपर इतनी आपके ऊपर, जितना कर्ज मेरे ऊपर महापुरुषों का इतना आपके ऊपर, क्योंकि ये जो इंसान जानवरों से इंसानों की जिंदगी मिली, ये महापुरुषों की देन है, उनके संघर्ष की देन है। ये लोकशाही, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये किसके लिए आई? अगर ये अमीरों के लिए आई होती तो इसमें वोट का अधिकार आपके हिस्से में नहीं आता। अगर ये पैसे वालों के लिए आई होती तो फिर इसमें वोट का अधिकार आपके हिस्से में नहीं आता। अगर ये माफियाओं के लिए होती तो वोट का अधिकार आपके हिस्से में नहीं आता। अगर ये राजा के बेटों के लिए होती या राजा के लिए होती तो वोट का अधिकार आपके हिस्से में नहीं आता। ये आपके लिए आई, लेकिन आज तक इसको आप समझे नहीं हो। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप देखना इस देश का निजाम बदलेगा। जिन व्यवस्थाओं से आप पीड़ित हैं वो व्यवस्था बदलेगी। आपके पास दो विकल्प बचेंगे, पहला गुलामी में रहना सीखो और गुलाम बनकर रहो, और एक गुलामी की बेड़ियां काट दो, आजाद जियो और राज करो। ये तुम्हें तय करना है तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता का शासन। आज किसका शासन है? जिस उम्मीद के साथ आया था लोकतंत्र वो तो खत्म होगी, उनको तो कुचला जा रहा है रोज। कहां आजादी है सरकार से सवाल पूछने की? चुनाव से पहले जो झूठ बोला जाता है, हम ये देंगे, रोजगार देंगे, जमीन देंगे, सम्मान देंगे, हिस्सेदारी देंगे, आरक्षण देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और इलेक्शन के बाद अगर आप उन नेताओं से सवाल पूछ लो तो झूठे मुकदमे करा देते हैं, लाठियां से पीटते हैं। कहां है डेमोक्रेसी? पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, गरीब लोग कहां लड़ सकते हैं चुनाव? इस देश का चुनाव आयोग कहता है कि अगर आप 30 लाख प्लस पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो कुछ नहीं खर्च हो रहा है, ये लिमिट है। यानी कि 30 लाख रुपए जिसके पास होगा वही अच्छा चुनाव लड़ सकता है। आप में से कितने लोग जिन पर 30 लाख रुपए हैं? जब ये सपना देखा गया उस समय ये उम्मीद थी कि अंतिम व्यक्ति भी अपने लोगों को तैयार करके, क्योंकि वोट डालने में पैसे नहीं लगते हैं, अपनी वोट को तैयार करके वो आगे बढ़ सकता है और अपने समुदाय का हल कर, हितों की रक्षा कर सकता है, अपने समुदाय की परेशानियों का हल कर सकता है। ये था लोकतंत्र कि एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा सपना देखे और मेहनत करे, उसके लिए समान अवसर हो। लेकिन इस देश की माफियाशाही ने, इस देश की भ्रष्ट मीडिया ने, इस देश के पैसे वाले लोगों ने उस लोकतंत्र को कुचल दिया, और आज भी पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं। और हमारे लोग इतने भोले हैं कि पैसे वाले लोगों की बातों में आके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आप अपने मन से सोचो, जिन बुनियादी परेशानियों से आप लड़ रहे हो, क्या वो पैसे वालों के एजेंडे में है? क्या कभी किसी पैसे वाले ने अपनी जेब से पैसे निकाल को आपके दिए कि आपके घर में आटा नहीं तो आप आटा ले आओ? क्या कभी आपकी आंखों में आंसू देख के कोई बहुत बड़ी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति रुक के उसने कहा कि तेरी समस्या क्या, बता, मैं तेरी समस्या दूर करता हूं? जो अन्याय, अत्याचार, जातिवाद की वजह से हम लोग सहते हैं इस देश में, क्या कभी किसी ने अपने मैनिफेस्टो में लाके कहा कि हम खत्म कर देंगे इसको? ये इंसान इंसानियों में जातियां नहीं होती, तो ये जाति व्यवस्था हम खत्म कर देंगे। तुम्हें जातीय समस्या है या नहीं है बताओ? जाति और जातिवाद समस्या है या नहीं है बताओ? किसी पार्टी ने आज तक मैनिफेस्टो में लाया क्या कि हम जातिवाद खत्म करके इंसानों में भाईचारा पैदा करेंगे? क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो इस व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं, और वो छोटी बातें आपसे कहते हैं, हम उनके चक्कर में पड़ जाते हो। वो डरते हैं, वो सच्चे लोगों से और सच्चाई से डरते हैं, वो आपसे डरते हैं।
वो आपके जागने से डरते हैं, वो आपके संघर्ष से डरते हैं, इसलिए वो आपके खिलाफ झूठ फैलाते हैं। आज नहीं तो कल आप सबको इसका सामना करना है। जो मैंने कहा 2 रास्ते हैं, क्या तो तय करो कि तुम जानवरों से भी बुरे हो और तुम इस गुलामी में अपने जीवन को काटना चाहते हो, या फिर तय करो कि दुनिया की कोई गुलामी की बेड़िया आपके पैरों को नहीं रोक सकती इस देश में राज करने से, इस प्रदेश में राज करने से। जितने लोग यहां बैठे हैं ना, अगर इतने लोग सच्चे मन से मन बनाकर दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर काम करने लग जाएं, तो मैं गारंटी से कहता हूं विपक्षों की जमानत जब्त हो जाएगी। चोमू में आप मुझसे शर्त लगा लेना। लेकिन ये सिर्फ ताली बजाने से नहीं होगा मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको जमीन पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपके पास झंडा है, तो आज आपके पास डंडा, आज आपके पास पहचान है, आज इस लोकशाही में आपकी बात सुनी जाती है। इस पहचान को, इस लोकशाही को, महापुरुषों के सपने को अगर हम लोग कुचलने से नहीं रोक पाए, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे भी सवाल पूछेंगी कि जब ये महापुरुषों का सपना कुचला जा रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? क्यों आपने जवाब नहीं दिया? क्यों आप रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे थे? आप सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के अपने से सवाल करो, औरों के छोड़ो। अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचते, तो आज आप यहां मुझे तान के बैठे होते क्या? अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने परिवार के बारे में सोचते, अपने बच्चों के बारे में सोचते, अपने बच्चों को बचा लेते, तो आज आप स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के बारे में सोच रहे होते क्या? आज जो अवसर आपके पास है, क्या ये अवसर होते क्या? जब उन्होंने इस बात को समझ लिया और उन्होंने अपने परिवार को एक तरफ करके और समाज की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लड़ाई हमें लड़नी? जब हमारे महापुरुषों ने लड़ी, तो हमें भी लड़नी है। हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं भारत में जो मांगने से मिला। यहां तो साफ पानी पीने के लिए, साफ पानी छोड़ो, तालाब का पानी पीने के लिए लड़े बाबा साहब अंबेडकर। आज बिस्लेरी का पानी, वो बोतल मैंने उठा के फेंकी, अभी रख दी पीछे, वो बोतल बिस्लेरी का पानी, साफ पानी, ये किसकी वजह से आया? किसकी वजह से आया बता? हमने उनको क्या लौटाया? बस एक दिन जयंती मनाते और खुश हो जाते हैं, या उनके सपनों को कुचलते हुए देख रहे हैं अपने आगे कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सारण साहब, कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक इस देश का संविधान जिंदा, मैं जिंदा हूं। आज उनके बच्चों के सामने उनके संविधान को कुचलने की तैयारी की जा रही, और दुश्मन कह रहा है कि मिटाकर रख देंगे हस्ती तेरी। दुश्मन कह रहा है, रोज कहता मंच पे चढ़ के कि हम इस देश को ये राष्ट्र बनाएंगे, ये राष्ट्र बनाएंगे, और हमारे लोग नहीं सो जाग रहे हैं। जो जागे हुए हैं वो यहां हैं। इनमें कल बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। देखो, अगर भारत में वास्तविकता में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ होता, कानून तो है, अगर हत्या होगी तो हत्यारे को सजा होगी, अगर रेप होगा तो रेप करने वाले को सजा होगी, अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा, बेइज्जत करेगा तो उसको सजा होगी। लेकिन वो सत्ता के आगे मजबूर है। वो कानून सत्ता के दरवाजे पे दम तोड़ चुका है। इसका पैमाना है ये नीतू का परिवार यहां बैठा हुआ है। ओम प्रकाश रैगर ने, जो छोटा भाई मेरा, मुझे आज भी तकलीफ है उसकी, उसने जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जो कदम उठाया, जब वो नाउम्मीद हुआ कि न्याय नहीं मिलेगा, और उसने जो कदम उठाया, मुझे आज भी झंझोड़ता है, वो आज भी चुभता है मुझे। और मैं इस बड़े प्रदेश में उसको न्याय नहीं दिला पा रहा। मैं कितना बड़ा हूं, आप सोचो अपने मन से। यहां का निकम्मा मुख्यमंत्री आरोपियों को बचा रहा है। मेरा बस चले, मैं उसको 1 मिनट मुख्यमंत्री न रहने दूं। वो भी दोषी अगर वो न्याय को प्रभावित कर रहा है। वो अगर इस मेरे परिवार के आंसुओं की अगर कदर नहीं कर रहा है, इनको आंसू बहाने के लिए मजबूर कर रहा है, वो भी जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी थी,
वो इस प्रदेश का गार्जियन है कि वो गलत को गलत कहता और सही को सही, जिन्होंने अन्याय किया उनको सजा दिलवाने में मदद करता, तब मैं मानता कि वो अच्छा मुख्यमंत्री है। लेकिन वो सत्ता के दम पे हमारे अधिकार को कुचल रहा। ये मिल रहा है राजस्थान में। जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला अभी साथियों, जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। और यही जो जालौर में आपके साथ हुआ मटकी से पानी पीने पे, ये है राजस्थान, असली राजस्थान ये है। लेकिन इस राजस्थान से जो क्रांति पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं दिख पा रही, क्योंकि हमारे लोग घुटने टेके हुए लोग हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हजारों लोग आज सड़कों पे सोते हैं। मैं दिल्ली में जब रात को लेट नाइट निकलता हूं ना घर पहुंचने के लिए या किसी दूसरे प्रोग्राम पहुंचने के लिए, तो मैं देखता हूं। मैं एक दिन 2:30 बजे निकला मेरी फ्लाइट में, 2 महिलाएं आग जला के ताप सेक रही थी, छतरी थी उनके सर पे। ये भारत। आज भी इस भारत में लाखों लोग सड़क पे सोते हैं, लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं और लाखों लोग बिना कपड़ों के सोते हैं। ये है भारत की डेमोक्रेसी। चंद लोगों ने कब्जा कर लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकशाही देके उम्मीद की थी कि आने वाली पीढ़ियां लोकशाही की सत्ता की ताकत को समझेगी। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियां हल कर देगी। लेकिन नहीं समझी मेरे लोगों ने बात। मेरे लोगों को लगता है कि पैसा बड़ा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पैसे का निर्धारण सरकार करती है, कि कौन सी योजना किस समाज के लिए, किस खाते में कितने लोग कितने पैसे जाएंगे, ये सरकार तय करती है। वोट हमारा और राज उनका, और फिर भी तकलीफ नहीं हो रही है। इतना अन्याय सह रहे हो रोज, फिर भी नहीं लड़ना चाहते हो। मैं 60 साल